आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 1, 2 व 3 खंड 2 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। उप सभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य जी को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि वह यह निजी विधेयक सदन में लाए और इस गंभीर समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महोदय, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं के साथ देश के लोगों की जन भावनाएं भी जुड़ी हैं और मुझे आशा है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मान्यवर, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें कि पाने का इंसान को अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे नौकरशाही की सरकार हो, चाहे वह तानाशाही की सरकार हो, चाहे फौजी सरकार हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाए। पैरा, मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए, अटूट संसाधन होते हुए भी हरेक नागरिक को हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो हालात है, जो आर्थिक हालात है, उनमें पूरी तरह से संतुलन नहीं है और एक बड़ा वर्ग भेद दिखाई देता है। हर एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ चौराहों पर भीख मांगते हुए गरीब लोग दिखाई दे जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। मान्यवर, हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, हमारी 80% जनसंख्या जो कि गांवों में रहती है, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है। वे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ समय तक तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में रह रहे हैं। वे पूरे दिन श्रम करते हैं, फिर भी परिवार को भरपेट रोटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि लोगों को काम मिल सके। हमारी केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार इस तरह के कार्यक्रम बनाएं और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करें, उसको कानूनी जामा पहनाएं। हर सरकार का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए। सरकारें नैतिक जिम्मेदारियों से बंधी हुई है। पैरा, उप सभाध्यक्ष महोदय, पिछले समय जबकि इंदिरा जी थी, कांग्रेस का राज था, तो गरीब को संसाधन देने के लिए, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे कि लोग योजनाबद्ध रूप से अपने लिए रोजगार हासिल कर सके और सरकार उसमें सहयोग दे सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और कुछ हमारे देश की नौकरशाही के कारण और कुछ उन कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण जितना लक्ष्य रखा गया था वह हम पूरा हासिल नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उसके परिणाम काफ़ी अच्छे दिखाई देने लगे थे, लेकिन जितना लक्ष्य था वह
पूरा होने में काफ़ी कमी रही। कुछ ऐसा है कि राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण, गलत नीतियों के कारण, अक्षमताओं के कारण और कुछ बार बार सरकारों के बदलने के कारण जो सरकारी कार्यक्रम थे, योजनाएं थीं, वे ठीक से पूरी नहीं हो पाई। न सरकार उन पर ध्यान दे सकी और न उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को पूरा किया जा सका। इसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारे देश के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी, उसमें निरंतर गिरावट आ गई। पिछले 2 वर्षों में पैरा उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि रोजगार के अभाव में किस तरह से लोग, खासतौर से गरीब लोग, भूखे मर रहे हैं। पूरा दिन श्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी लगाते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन रोटी उनको पूरी नहीं मिल पाती। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, अपार संपदा है, चाहे वह वन संपदा हो, चाहे धरती हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे दूसरी संपदा हो। उनका दोहन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब तक धन और धरती का समान वितरण नहीं होगा, तब तक इस देश में कोई ठोस कार्यक्रम गरीबों के लिए नहीं हो सकेगा और यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या वैसी ही समस्या बनी रहेगी। महोदय, अभी पिछले दिनों मुझे माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ बाहर जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान अपने देश की जनता को देने की हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पैरा महोदय, संसद भवन परिसर में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं तथा चित्र शोभायमान है, जिसके योगदान के प्रति राष्ट्र अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहेगा। समय समय पर राष्ट्र के अन्य स्मरणीय कर्णधारों को उनके यहाँ चित्र एवं प्रतिमाएं लगाकर कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में आयोजित एक भव्य समारोह में 20 अगस्त 1963 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के भव्य चित्र का संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अनावरण किया। इस समारोह में अन्य लोगों के अतिरिक्त भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा अन्य कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। पैरा ऐसा ही एक महत्वपूर्ण समारोह 2 अक्टूबर 1963 को, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रपुत्र लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जन्म दिवस का विरल संयोग है, संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्राकृत आकार जीवंत प्रतिमा का संसद भवन परिसर के प्रमुख प्रांगण में तथा केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस सुअवसर पर राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी,
संसद सदस्य तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इन समारोह की गरिमा एवं महत्व को देखते हुए अपने सुविज्ञ पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु इस अवसर पर दिए गए भाषणों को संसदीय पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित किया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का नागरिकों के मूल अधिकार के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक होना अनिवार्य है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में मूल अधिकार नागरिक के तथा नागरिक शासन के मध्य सामाजिक सामंजस्य तथा सह अस्तित्व का सुदृढ़ आधार है। इसीलिए भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया है। केवल राष्ट्रीय संकट को इसका अपवाद माना गया है, क्योंकि उस समय वैयक्तिक स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे, इसी उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। मूल अधिकार, मानव अधिकार एवं आपातकाल की प्रासंगिकता शीर्षक लेख इस अंक में दिया गया है। पूर्णविराम।